बच्चों, आज मैं आपसे कक्षा 12 व्यवसाय अध्ययन के अध्याय 7 निर्देशन के अंतर्गत निर्देशन के सिद्धांत एवं तत्वों पर चर्चा करूंगा। देखिए, जो सिद्धांत होते हैं वे निर्देशकों के लिए मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं। ये निर्देशन प्रक्रिया को किस प्रकार किया जाना है इसके बारे में बताते हैं। निर्देशन के सिद्धांत। अच्छा तथा प्रभावी निर्देशन प्रदान करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। देखिए, अच्छा निर्देशन प्रदान करना ये बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य होता है, क्योंकि मानवीय संसाधनों का निर्देशन किया जाता है, उनको संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए तैयार किया जाता है, उस ओर अग्रसर किया जाता है। तो उनका निर्देशन करना बहुत ही कठिन कार्य होता है, क्योंकि इसमें बहुत सी जटिलताएं सम्मिलित हैं, कई प्रकार की कठिनाइयां इसमें आती है। निर्देशन के मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। देखिए, जो सिद्धांत होते हैं वे निर्देशकों के लिए निर्देशन कार्य में मार्गदर्शक की भूमिका अदा करते हैं, जो निर्देशन की प्रक्रिया में सहायक हो सकते हैं, और ये सिद्धांत निर्देशन की प्रक्रिया में सहायक सिद्ध होते हैं, सहायता करते हैं। अब इन सिद्धांतों को देख लेते हैं बच्चों। पहला सिद्धांत है अधिकतम व्यक्तिगत योगदान। देखिए, जो कर्मचारी है वह कार्य करता है, संगठन के अंदर वह कार्यों को संपादित करता है। निर्देशक द्वारा यानी प्रबंधकों द्वारा उसका उचित प्रकार से निर्देशन अगर उसे प्रदान कर दिया गया है तो वह क्या करता है, वह संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपनी पूर्ण क्षमता से सहयोग प्रदान करता है। तो व्यक्ति को यदि उसका उच्चतम योगदान प्राप्त करना है तो सही प्रकार से निर्देशन करना आवश्यक हो जाता है। यह सिद्धांत इस पर बल देता है कि निर्देशन की तकनीकें सभी व्यक्तियों को संस्था में सहायता दे, यानी निर्देशन करने के लिए ऐसी तकनीक अपनाई जाए जो कि संगठन में कर्मचारी को अपना विशिष्ट योगदान देने के लिए प्रेरित करे। वे अपनी संभावित क्षमताओं का अधिकतम योगदान संगठनिक उद्देश्यों की पूर्ति में दे सके। इस प्रकार की तकनीक निर्देशन के अंतर्गत अपनानी चाहिए, जिससे कर्मचारी अपना अधिकतम योगदान, अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दे। देखिए, हर व्यक्ति को अलग तरीके से इस बाबत तैयार करना होता है, क्योंकि सभी की आवश्यकताएं अलग होती है, सभी के कार्य करने के तरीके अलग होते हैं। तो निर्देशन करते समय किस तकनीक का उपयोग करें कि वे सभी प्रकार के कर्मचारी संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए तैयार हों और अपना अधिक से अधिक योगदान प्रदान करें। संगठनिक उद्देश्यों में तालमेल। देखिए, जो कर्मचारी होते हैं उनके कुछ व्यक्तिगत उद्देश्य होते हैं, व्यक्तिगत उद्देश्य होते हैं। वे चाहते हैं कि उन्हें अधिक से अधिक वेतन प्राप्त हो, यह उनका क्या होता है, व्यक्तिगत उद्देश्य होता है। जबकि प्रबंधक जो चाहता है, यानी एक संगठन जो चाहता है, वह चाहता है कि लाभ अधिक से अधिक हो, उत्पादन अधिक से अधिक हो, इसके लिए वह कार्य करता है। तो निर्देशन के अंतर्गत यह तत्व महत्वपूर्ण होता है कि जो व्यक्तिगत उद्देश्य हैं और जो संगठन के उद्देश्य हैं, इन दोनों को एक साथ लाया जाए। कर्मचारी को यह बताया जाए कि आपको वेतन तब अधिक मिलेगा जब संगठन लाभ में रहेगा, और संगठन के जो प्रबंधक हैं उनको भी यह समझाया जाए कि जब कर्मचारी संतुष्ट होगा तभी वह अधिकतम योगदान अपना दे पाएगा, वह संगठन के लक्ष्यों को, उद्देश्यों को पूरा करने में सहयोग दे पाएगा। ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, पूरक होते हैं। व्यक्तिगत उद्देश्य और जो संगठन के उद्देश्य हैं वे दोनों यदि एक साथ मिलकर चलते हैं तो ही संगठन का लाभ हो पाता है। कर्मचारियों के व्यक्तिगत उद्देश्यों तथा संगठनिक उद्देश्यों में आपस में द्वंद्व होता है। देखिए, कर्मचारी अपने व्यक्तिगत उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्रयासरत रहते हैं, और ऐसी अवस्था में जो संगठन के उद्देश्य हैं और व्यक्तिगत उद्देश्य हैं कर्मचारी के, उनमें आपस में द्वंद्व उत्पन्न हो जाता है। अच्छा निर्देशन इन दोनों में तालमेल बिठाता है तथा कर्मचारी को यह विश्वास दिलाता है कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जो संगठन के उद्देश्य हैं जब वे पूरे होंगे तभी कर्मचारी का हित होगा। यह निर्देशन के माध्यम से प्रबंधक कर्मचारियों को समझाता है। तो यह सिद्धांत भी बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। अगला सिद्धांत है आदेश की एकता। देखिए, कोई संगठन है, उसके अंदर 4 प्रबंधक हैं और उनके अधीन एक अधीनस्थ कार्य कर रहा है। एक का ही उदाहरण ले लेते हैं।
अब ये चारों यदि उस कर्मचारी को अलग अलग निर्देश देंगे, अलग अलग आदेश देंगे, तो यह कर्मचारी भ्रम में रहेगा, यह अच्छे तरीके से कार्य नहीं कर पाएगा, यह किसी भी एक व्यक्ति के कार्य को सही सफलतापूर्वक संपादित नहीं कर पाएगा। तो ऐसी स्थिति में यहां पर निर्देशन अच्छे तरीके से नहीं हो पा रहा है। जबकि यहां पर क्या होना चाहिए था कि इस व्यक्ति को एक ही अधिकारी से आदेश प्राप्त हो, इसे भी यह पता हो कि उसे किस अधिकारी की आदेशों की पालना करनी है, जिससे इसका कार्य अच्छा होगा, यह अच्छी कार्य कुशलता के साथ कार्य कर पाएगा। यह सिद्धांत इस पर बल देता है कि कर्मचारी को केवल एक ही उच्च अधिकारी से आदेश मिलने चाहिए। यदि उसे कई अलग अलग अधिकारियों से आदेश मिलेंगे तो उसका कार्य प्रभावित होगा। उसे एक ही अधिकारी से आदेश मिलने चाहिए। यदि आदेश एक से अधिक अधिकारियों से मिलते हैं तो यह भ्रांति पैदा करते हैं तथा संस्था में द्वंद्व तथा अव्यवस्था फैलाते हैं। यदि इस व्यक्ति को अलग अलग अधिकारी आदेश देंगे तो ऐसी स्थिति में भ्रांति की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, और यह किस अधिकारी के आदेश की पालना करे, यह भी एक संस्था में अव्यवस्था को जन्म देता है। तो देखिए, एक व्यक्ति को एक ही व्यक्ति से आदेश मिलना चाहिए, उसी के द्वारा उसका निर्देशन किया जाना चाहिए। यह सिद्धांत भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगला है निर्देशन तकनीकों की उपयुक्तता, औचित्य। देखिए, निर्देशन की कई तकनीकें होती हैं, वो उपयुक्त होनी चाहिए। इस सिद्धांत के अनुसार निर्देशन उपयुक्त अभिप्रेरक तथा नेतृत्व की तकनीकों का प्रयोग करते समय कर्मचारियों की आवश्यकताओं, योग्यताओं, उनके दृष्टिकोण तथा अन्य वस्तु स्थितियों का ध्यान रखना चाहिए। देखो बच्चों, कई कर्मचारी होते हैं संगठन में। एक कर्मचारी ऐसा है जिसे धन की बहुत आवश्यकता है, इसे बहुत अधिक धन की आवश्यकता है, इसके कई प्रकार के कार्य हैं जो बिना धन के नहीं हो सकते, तो यह धन प्राप्त करना चाहता है। एक व्यक्ति ऐसा है जिसको आर्थिक स्थिति जिसकी बहुत अच्छी है, लेकिन वह पद प्रतिष्ठा चाहता है। वह चाहता है कि संगठन में उसकी भूमिका की प्रशंसा हो, वह जो कार्य करता है उसकी वहां पर प्रशंसा होनी चाहिए, उसे उच्च पद प्राप्त होना चाहिए। तो दोनों की जो आवश्यकताएं हैं वे क्या हैं? अलग अलग हैं। एक की आवश्यकता धन है और दूसरे की उस पद प्रतिष्ठा है, प्रशंसा प्राप्त करना है। तो ऐसी स्थिति में एक प्रबंधक को यह चाहिए कि वह कर्मचारियों की आवश्यकताओं को देखे कि उसे किस प्रकार की आवश्यकता की जरूरत है, उसकी जरूरतें क्या है, वह किस प्रकार की आवश्यकता रखता है, और उसी आवश्यकता को पूरी करने के लिए उसे कार्य करना चाहिए, उसी अनुरूप उसे निर्देशन प्रदान करना चाहिए। देखिए, कर्मचारी की आवश्यकताओं, उनकी योग्यताओं, उनके दृष्टिकोण और अन्य वस्तु स्थितियों का ध्यान रखकर ही निर्देशन कार्य किया जाना चाहिए। प्रबंधकीय संप्रेषण। देखिए बच्चों, जो संप्रेषण का कार्य होता है वो एक संगठन में बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि प्रभावी संप्रेषण है, एक प्रबंधक अपने बातों को, अपने अधीनस्थों को अच्छे तरीके से संप्रेषित कर पा रहा है तो कार्य आसानी से हो जाएंगे। संगठन के अंतर्गत जो भी कार्य करवाए जाने हैं वे आसानी से संपादित हो सकते हैं। अच्छी तरीके से निर्देशन के लिए यह आवश्यक है कि जो प्रबंधक हैं वे अपनी बात को अपने अधीनस्थों तक अच्छे तरीके से पहुंचाए, उन्हें स्पष्ट रूप से अपनी बात को समझा सकें। संस्था के सभी स्तरों पर प्रभावी प्रबंधकीय संप्रेषण निर्देशन को भी प्रभावपूर्ण बनाता है। यदि प्रबंधकीय संप्रेषण सही नहीं है, प्रभावी नहीं है, तो इससे निर्देशन कार्य प्रभावित होता है, संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न हो जाती है। अधीनस्थों के संपूर्ण पारस्परिक समझ को बनाने के लिए निर्देशक को स्पष्ट निर्देश जारी करने चाहिए। देखिए, अधीनस्थ जो हैं वे अच्छी तरह से कार्य को समझ सकें, इसके लिए प्रबंधक को चाहिए, अधिकारी को चाहिए कि वह स्पष्ट रूप से अनुदेश और निर्देश जारी करे, जिससे कर्मचारी आसानी से समझ सके और संगठन के कार्य संपादित हो सके। उपयुक्त प्रतिपुष्टि के द्वारा प्रबंधकों को यह निश्चित करना चाहिए कि अधीनस्थ उसके निर्देश को स्पष्ट रूप से समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे। देखिए, समय समय पर निर्देशक को, प्रबंधक को फीडबैक भी लेते रहना चाहिए,
ताकि उसे यह पता चले कि जिन लोगों को वह निर्देश दे रहा है वे उन निर्देशों का सही तरीके से पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उसने जो निर्देश जारी किए हैं उसके अनुसार कार्य संपादित हो रहा है या नहीं हो रहा, यह फीडबैक भी उसे लेना चाहिए। अनौपचारिक संगठन का प्रयोग। देखिए, संगठन के अंदर औपचारिक संगठन बनाने का कार्य प्रबंधकों द्वारा किया जाता है। वह अधिकारी नियुक्त करते हैं, उनके नीचे अधीनस्थ नियुक्त करते हैं। इस प्रकार का जो संगठन होता है औपचारिक संगठन, वह प्रबंधकों द्वारा तैयार किया जाता है। इसमें अधिकारी और अधीनस्थ के बीच संबंध स्थापित होता है। जबकि जो अनौपचारिक संगठन है यह किसी भी उपक्रम में स्वतः ही स्थापित हो जाता है, यह व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर स्थापित होता है। निर्देशक को यह चाहिए कि वह इन अनौपचारिक संगठनों को पहचाने और उनका अपने औपचारिक संगठन के अंदर अच्छे तरीके से प्रयोग करे। प्रत्येक औपचारिक संगठन के अंतर्गत ही अनौपचारिक समूह तथा संगठन पाए जाते हैं। जो ये अनौपचारिक संगठन होते हैं ये व्यक्तिगत संबंधों पर बने होते हैं, यानी इसमें जो उच्चाधिकारी है और जो निम्न स्तर का अधिकारी है इनके बीच आपस में कोई संबंध है तो वह व्यक्तिगत संबंध स्थापित होते हैं। यहाँ पर औपचारिक समूह के अंतर्गत ये एक अधिकारी और अधीनस्थ की भूमिका के आधार पर जुड़े होते हैं, जबकि अनौपचारिक संगठन में वे सीधे एक दूसरे से जुड़े होते हैं, आपस में सलाह मशवरा करते हैं, परामर्श लेते और देते रहते हैं। उन्हें पहचान कर उन संगठनों का समुचित प्रयोग एक प्रभावी निर्देशन के लिए करना चाहिए। और यह महत्वपूर्ण सिद्धांत है निर्देशक के लिए कि वह इन अनौपचारिक संगठनों को पहचाने, इनकी पहचान करे और उनका प्रभावी तरीके से अपने संगठन में प्रयोग करे। अगला है नेतृत्व। देखिए, संगठन के लिए यह बहुत जरूरी होता है। एक संगठन में प्रबंधक जब निर्देशन प्रदान करता है तो उसका नेतृत्व का गुण बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। दो व्यक्ति हैं एक संगठन में, एक व्यक्ति अपने अधीनस्थों की बिल्कुल भी नहीं सुनता है। वह न तो उन अधीनस्थों की बातों पर गौर करता है, न ही उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों की कभी प्रशंसा करता है। वह अपने विचार के आधार पर उनसे काम कराता है, उन पर आदेश थोपता रहता है। जबकि जो दूसरा एक अधिकारी है वह सभी की बातों को सुनता है और उनकी बातों को सुनकर उनकी समस्याओं को दूर करने का प्रयास करता रहता है, उनका मार्गदर्शन प्रदान करता रहता है। तो जो ये दूसरा वाला लीडर है जो सभी की बातों को सुनता है, यह एक प्रभावी नेतृत्व प्रदान करता है और इसके निर्देशन में जो कर्मचारी कार्य कर रहे हैं वे संगठन के लिए समर्पित भाव से कार्य करने को तैयार रहते हैं। कर्मचारियों का निर्देशन करते समय प्रबंधक को एक अच्छे नेतृत्व का प्रदर्शन करना चाहिए। प्रबंधक को यह चाहिए कि वह एक अच्छा नेतृत्व प्रदान करे, क्योंकि यह अधीनस्थों को बिना असंतोष की भावना के सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। एक अच्छा नेतृत्व जो होता है वह अपने अधीनस्थों को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, वह उन्हें प्रेरित करता है संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए। अनुसरण करना, फॉलो अप करना। केवल आदेश देना ही पर्याप्त नहीं है, केवल आदेश निर्देश देना ही पर्याप्त नहीं होता है। एक संगठन में प्रबंधक को निरंतर पुनरीक्षण के द्वारा अनुसरण करना चाहिए कि उनके आदेशों का यथावत पालन हुआ है कि नहीं, अथवा उन्हें किन्हीं कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है या नहीं। देखिए, समय समय पर एक निर्देशक को यह देखना चाहिए कि उसने जो आदेश जारी किए हैं, उसने जो निर्देश दिए हैं, उन निर्देशों के अनुसार काम हो रहा है या नहीं, पालना हो रही है या नहीं उन निर्देशों की, यह भी उसे फॉलो करना चाहिए। इन निर्देशों का उसको पीछा करते रहना चाहिए। उन्हें किसी कठिनाइयों का सामना तो नहीं करना पड़ रहा, यह एक निर्देशक के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। आगे देखते हैं बच्चों, निर्देशन के तत्व। देखिए, निर्देशन की प्रक्रिया में मार्गदर्शन करना, परामर्श देना, निर्देश, अभिप्रेरणा तथा संस्था में कर्मचारियों का नेतृत्व, यह सभी संगठनिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सम्मिलित होते हैं। देखिए, ये सभी संगठन के उद्देश्यों को पूरा कराने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और इन्हें कुछ तत्वों के अंतर्गत हम देखते हैं। पर्यवेक्षण, यानी जो कर्मचारी हैं
उनका समय समय पर पर्यवेक्षण होना चाहिए। इसके लिए जो हमारे स्तर थे प्रबंधक के स्तर, उसमें निम्न स्तर के प्रबंधन स्तर पर पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की जाती है, सुपरवाइजरों की नियुक्ति की जाती है। अभिप्रेरणा यानी समय समय पर कर्मचारियों को मोटिवेशन देना, उन्हें अभिप्रेरित करना, ताकि वे संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित होकर अपना अधिक से अधिक अच्छा योगदान प्रदान करें। नेतृत्व, देखिए यह भी निर्देशन का एक महत्वपूर्ण तत्व होता है। नेतृत्व, यदि प्रबंधकों द्वारा अच्छा नेतृत्व प्रदान किया जाता है तो संगठन बहुत तेज गति से वृद्धि करता है, विस्तार करता है। एक है संप्रेषण, देखिए यह भी एक महत्वपूर्ण तत्व है। निर्देशक को यह चाहिए कि वह अपनी बातों को अपने अधीनस्थों तक अच्छे तरीके से पहुंचा सके, बिना किसी बाधा के वह प्रभावी रूप से संप्रेषण कर सके। अब हम इन तत्वों को एक एक करके देखते हैं। पहले हम देखेंगे पर्यवेक्षण को। आइए देखते हैं पर्यवेक्षण। पर्यवेक्षण का अभिप्राय अपने अधीनस्थों के दिन प्रतिदिन के काम की देखभाल करने व उनका मार्गदर्शन करने से है। दिन प्रतिदिन के कार्य अधीनस्थ किस प्रकार से कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या उनके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, जो अधीनस्थ कार्य कर रहे हैं, क्या उन कार्यों से जो लक्ष्य निर्धारित किए गए थे संगठन के, वो पूरे होंगे या नहीं होंगे। इन कार्यों को देखना ही पर्यवेक्षण होता है। पर्यवेक्षण प्रथमतः निर्देशक के एक तत्व के रूप में समझा जा सकता है। इसका अर्थ है अधीनस्थों द्वारा किए गए कार्यों का निरीक्षण तथा यह निश्चित करने के लिए कि संसाधनों के अधिकतम प्रयोग एवं कार्य लक्ष्यों को पूरा करने हेतु अधीनस्थों को आवश्यक निर्देश देना है। देखिए एक तत्व के रूप में अगर हम देखते हैं पर्यवेक्षण को, तो यह है अपने अधीनस्थों द्वारा किए गए कार्यों का निरीक्षण करना। जो अधीनस्थ काम कर रहे हैं उन कार्यों को देखना कि वो किस तरीके से कार्य कर रहे हैं। साथ ही साथ यह भी निश्चित करना कि जो संसाधन लगाए गए हैं उन संसाधनों का उचित उपयोग किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। जो कार्य किया जा रहा है उससे संगठन के उद्देश्य पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। यह तत्व के रूप में पर्यवेक्षण को बताता है। एक तत्व के रूप में संगठन के प्रत्येक प्रबंधक को अपने अधीनस्थों का पर्यवेक्षण करना पड़ता है। देखिए पर्यवेक्षण एक तत्व के रूप में जब हम देखते हैं तो इसके अंतर्गत यह होता है कि एक प्रबंधक को समय समय पर अपने अधीनस्थों का पर्यवेक्षण करना होता है। समय समय पर उन्हें अपने अधीनस्थों के कार्यों को देखना होता है कि वे किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, क्या वे सही तरीके से आगे बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे। दूसरा, संस्था के क्रम श्रृंखला में पर्यवेक्षकों द्वारा किए गए एक कार्य निष्पादन के रूप में दूसरा भाग आता है कि जो एक संगठन है उसकी क्रम श्रृंखला के अंदर हमने देखे थे, देखो बच्चों आपने स्तर देखे थे 3, उच्च स्तर, मध्य स्तर और तीसरा हमने देखा था परिचालन। ये प्रबंध के स्तर हमने देखे थे। तो ये परिचालन प्रबंध का जो स्तर था इसे हम पर्यवेक्षक स्तर भी बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर पर्यवेक्षक होते हैं, इसके अंदर सुपरवाइजर होते हैं, जो कि उनके नीचे जो काम करने वाले श्रमिक वर्ग है उसके कार्यों का पर्यवेक्षण करते रहते हैं, उनके कार्यों पर निगरानी रखते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं, उन्हें नेतृत्व प्रदान करने का कार्य करते हैं। संगठन के क्रम श्रृंखला के क्रियात्मक स्तर पर एक प्रबंधकीय पद पर जैसे श्रमिकों के तत्काल ऊपर प्रबंधक पर्यवेक्षक नियुक्त करते हैं। किसी संस्था के लिए पर्यवेक्षक का कार्य तथा निष्पादन अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिए किसी भी संस्था के लिए जो पर्यवेक्षण का कार्य होता है वह बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह श्रमिकों से सीधे तौर पर जुड़ा होता है, क्योंकि वह प्रत्यक्ष रूप से श्रमिकों के साथ जुड़ा हुआ है, उनके संपर्क में है। यहाँ जो पर्यवेक्षक होता है वह अपने नीचे काम करने वाले श्रमिकों से सीधे तौर पर जुड़ा होता है, वह उनका मार्गदर्शन करता है, उन्हें नेतृत्व प्रदान करने का काम करता है। पर्यवेक्षण के महत्व, देखिए पर्यवेक्षण के महत्व को समझने के लिए पर्यवेक्षकों की भूमिका को समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि पर्यवेक्षक जो होते हैं वही पर्यवेक्षण का कार्य मुख्यतः करते
हैं। पर्यवेक्षण के महत्व को पर्यवेक्षक की भूमिका के आधार पर निम्न प्रकार से देखा जा सकता है कि पर्यवेक्षक प्रतिदिन कर्मचारियों के संपर्क में रहता है तथा उनसे मित्रतापूर्ण संबंध बनाए रखता है। देखिए, पर्यवेक्षक जो होता है वह अपने श्रमिकों के साथ, उसके नीचे काम करने वाले कर्मचारियों के साथ प्रतिदिन संपर्क में रहता है। वो लगातार उनके कार्यों को देखता रहता है, साथ ही वह उनसे मित्रतापूर्ण संबंध बनाए रखता है। वह उनके साथ मार्गदर्शक की तरह उन्हें आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता रहता है। एक अच्छा पर्यवेक्षक श्रमिकों के लिए मार्गदर्शक, मित्र तथा एक दार्शनिक के रूप में कार्य करता रहता है। वह उन्हें एक दिशा प्रदान करने का कार्य करता है। वह उन्हें सही राह पर आगे बढ़ाने के लिए समय समय पर प्रेरित करता रहता है। वह उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। दूसरा है, पर्यवेक्षक प्रबंधक तथा श्रमिकों के मध्य एक कड़ी के रूप में होता है। जो प्रबंधक होते हैं उनके और श्रमिकों के मध्य जो ये पर्यवेक्षक होते हैं ये कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। श्रमिकों की जो शिकायतें होती हैं उन्हें प्रबंधकों तक पहुंचाने का कार्य पर्यवेक्षक का होता है। साथ ही साथ जो प्रबंधक दिशा निर्देश जारी करते हैं, आदेश देते हैं, जो कार्य बताते हैं, उन्हें श्रमिकों तक पहुंचाने का कार्य पर्यवेक्षक द्वारा किया जाता है। तो ये एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में होता है। वह एक तरफ श्रमिकों को प्रबंध के विचारों को बताता है तथा दूसरी तरफ श्रमिकों की समस्याओं को प्रबंध के सामने रखता है। यह प्रबंध के विचारों को तो श्रमिकों तक और श्रमिकों की समस्याओं, शिकायतों को यह प्रबंधक तक पहुंचाने का कार्य करता है। पर्यवेक्षक सामूहिक एकता को बनाए रखने में एक मुख्य भूमिका निभाता है। देखिए, संगठन के अंदर कर्मचारियों में एकता बनी रहे, उनमें सामूहिक एकता रहे, इसके लिए पर्यवेक्षक कार्य करता रहता है। यदि श्रमिक आपस में झगड़ा कर रहे हैं तो वह उनके मनमुटाव को दूर करता है, उनके झगड़ों को शांत करने का कार्य करता है। वह आंतरिक मतभेदों को निपटाता है तथा श्रमिकों में तालमेल बिठाकर रखता है। श्रमिकों से वह तालमेल बिठाकर रखता है, उनमें झगड़ा उत्पन्न नहीं होने देता। पर्यवेक्षक निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार कार्य का निष्पादन सुनिश्चित करता है। जो लक्ष्य संगठन में रखे गए हैं, जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, उन लक्ष्यों की तरफ आगे बढ़ा जाए। उन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए संगठन प्रयास कर रहा है या नहीं कर रहा, यह देखना पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी होती है। और यह अपने अधीन काम करने वाले श्रमिकों से उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता रहता है। वह कार्य पूरा करने का उत्तरदायित्व लेता है तथा अपने श्रमिकों को प्रभावपूर्ण तरीके से अभिप्रेरित करता है। वह अपने अधीन काम करने वाले कर्मचारियों को प्रेरित करता है ताकि वे प्रेरित होकर संगठन के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान प्रदान करें। पर्यवेक्षक कार्यस्थल पद कार्य पर ही कर्मचारियों तथा श्रमिकों को प्रशिक्षित करता है। देखिए, पर्यवेक्षक जो होता है वह अपने कार्य में कुशल होता है, योग्य होता है, क्षमतावान होता है। ऐसे व्यक्ति को ही प्रबंधक पर्यवेक्षक बनाता है। तो वह अपने जो अधीन काम करने वाले कर्मचारी हैं उनको कार्यस्थल पर या उस जिस पद पर उन्हें नियुक्त किया गया है उस पद पर जाकर ही प्रशिक्षित करने का कार्य करता है, उन्हें प्रशिक्षण प्रदान करने का काम करता है। एक कुशल तथा ज्ञानवान पर्यवेक्षक ही कार्यकुशल श्रमिकों का दल तैयार कर सकता है। और ऐसा व्यक्ति जो कि खुद कुशल है, ज्ञानवान है, वही एक कार्यकुशल दल को तैयार कर लेता है, कर्मचारियों के दल को। पर्यवेक्षक नेतृत्व संगठन के श्रमिकों को प्रभावित करने में एक मुख्य भूमिका निभाता है। देखिए, यह कर्मचारियों को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। किस प्रकार संगठन के लक्ष्य प्राप्त हों, इसके लिए यह समय समय पर प्रेरित करता है। यदि उसमें एक अच्छा नेतृत्व का गुण है, नेता का गुण है, तो वह अपने कर्मचारियों को उच्च मनोवृत्ति प्रदान करने का कार्य करता है। एक पर्यवेक्षक जिसमें अच्छे नेतृत्व के गुण हैं, वह अपने श्रमिकों के मध्य उच्च मनोवृत्ति का विकास कर सकता है। वह उन्हें आगे बढ़ने के लिए अच्छे तरीके से प्रेरित कर सकता है। एक अच्छा पर्यवेक्षक कार्य निष्पादन का विश्लेषण करता है। देखिए, यह समय समय पर अपने श्रमिकों को सलाह देता है, कार्य किस प्रकार से हो रहा है इसका फीडबैक लेता रहता है। अपनी सलाह अथवा प्रतिपुष्टि फीडबैक श्रमिकों को देता है। वह कार्य कुशलता के विकास के लिए उन्हें सुझाव व तरीके भी बताता है। काम करने के संबंध में
वह सलाह देने का कार्य करता है और कर्मचारी किस प्रकार से काम कर रहे हैं, क्या वे सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उनके बारे में फीडबैक प्रदान करने का कार्य भी इसके द्वारा किया जाता है। और यह कार्य कुशलता के विकास के लिए उन्हें सुझाव भी देता है, उन्हें मार्गदर्शन भी प्रदान करता है, उनका अच्छा नेतृत्व प्रदान करने का कार्य करता है। देखिए बच्चों, आज हमने दो चीजें पढ़ी हैं। आज हमने निर्देशन के सिद्धांत पढ़े हैं जो कि निर्देशन कार्य में मार्गदर्शक की भूमिका अदा करते हैं। साथ ही साथ हमने निर्देशन के एक महत्वपूर्ण तत्व पर्यवेक्षण के बारे में जानकारी प्राप्त की, जो कि एक संगठन के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है। एक संगठन में अपनी एक अच्छी भूमिका अदा करते हुए पर्यवेक्षक संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कर्मचारियों को प्रेरित करता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है निर्देशन के अंतर्गत। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।